कोर्स के पिछले भाग में हमने कक्षाओं में बच्चों के ना बोलने के कुछ कारणों की बात की, जैसे घर की भाषा और स्कूल की भाषा में फर्क होना, घर में बोलने के मौके न मिलना, बच्चों का हकलाना आदि। कोर्स के इस भाग में हम बच्चों के भाषा की कक्षाओं में बोलने की गतिविधियों में पूरी तरह या गुणवत्ता के साथ भाग न लेने के कारणों पर बातचीत करेंगे और साथ ही बोलने के कौशल की समझ को भी बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। मनीष जी, मैंने अक्सर गौर किया है कि जब मैं शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को बोलने की गतिविधियां करवाती हूँ, तो वे ठीक शब्द या पूरे पूरे वाक्य नहीं बोलते और मुझे बार बार उन्हें ठीक करना पड़ता है। क्या मेरी इस समस्या का समाधान आपके पास है? समाधान का तो पता नहीं, पर ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों का ठीक से न बोलना समस्या है भी या नहीं। इसकी शुरुआत भाषा की कक्षाओं में ही हो रही गतिविधियों को देखने से करते हैं, जहां बच्चों को अपनी कल्पना या विचार साझा करने के मौके दिए जा रहे हैं। ये कक्षा 3 की हिंदी की कक्षा का एक दृश्य है। बच्चों को परिवार के बारे में साझा करने को कहा गया है। मेरे घर में मेरी मम्मी। बेटा, हिंदी में माँ कहते हैं, सही सही बोलो। मेरे घर में मेरी माँ, मासी, मौसी और नानी रहते हैं। रहते नहीं, रहती होगा। दोबारा बताओ। मेरे घर में मेरी माँ, मौसी, नानी रहती है। मम्मी नहीं, माँ और मौसी काम नौकरी करती हैं। मैडम, राजू इतना सोच सोच कर बोल रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए एक और कक्षा 3 का दृश्य देखते हैं, जहां हिंदी की कक्षा में बच्चों को एक दूसरे को समूह में कहानी सुनाने को कहा गया है। एक बात की बात है, एक शेर जंगल में जा रहा है। तभी उसे एक हाथी मिला जो बहुत दुखी था। तब शेर ने सोचा, मुझे इससे बात करनी चाहिए। फिर क्या हुआ मिनी? अरे वाह मिनी, तुम्हारी कहानी तो सबको बहुत अच्छी लग रही है। आपने अभी 2 बच्चों को बोलने की अलग-अलग गतिविधियों में भाग लेते देखा। अपने अनुभव के आधार पर जो कथन आपको जिस बच्चे के लिए उपयुक्त लगता है, उस कथन को उस बच्चे के नाम के नीचे ड्रैग करें। सभी कथनों को ड्रैग कर लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। बोलने में आत्मविश्वास था। अपनी बात साथियों तक पहुंचाने पर अधिक ध्यान, भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान, बेहतर शब्दों के चुनाव की कोशिश। राजू का अधिक ध्यान भाषा की शुद्धता और बेहतर शब्दों के चुनाव पर था। ऐसा लग रहा था कि वो बोलते हुए बार बार अपने शब्दों, उच्चारण आदि को ठीक कर रहा था। यह इसलिए था क्योंकि शायद अध्यापिका का भी ध्यान उसी पर था। उसके बार बार रुक रुक कर अपनी बात सही करने से बाकी बच्चों को उसके विचार समझने में मुश्किलें आ सकती हैं। जी हाँ, पर मिनी की बात में ध्यान अपने दोस्तों को कहानी सुनाने पर था। उसका उच्चारण सही तो नहीं था,
पर वो बोलते समय अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। दूसरे बच्चे भी उसकी बात मजे से सुन रहे थे। उसकी अध्यापिका उसे बोलकर अपनी कल्पना साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। हम राजू और मिनी के उदाहरण से बोलने के कौशल की दो विशेषताओं को समझ सकते हैं, जो हैं धारा प्रवाहिता और शुद्धता। भाषा शिक्षण विशेषज्ञ जे.सी. रिचर्ड अपनी किताब टीचिंग स्पीकिंग में प्रवाह यानी फ्लुएंसी के बारे में कहते हैं कि सही प्रवाह में बोली गई बात में विचार एक सही क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही बोलते हुए कम से कम रुकावट या हिचकिचाहट होती है, जिससे श्रोताओं को बात समझने में कम से कम मुश्किलें आती हैं। जरा सोचिए, मिनी और राजू में से किसकी बात में आपको बेहतर प्रभाव लगा? राजू, मिनी? यकीनन मिनी की बातें। जी हाँ, और शुद्धता यानी एक्यूरेसी को समझाते हुए रिचर्ड्स सही उच्चारण, भाषा के नियमों के सही इस्तेमाल और उपयुक्त शब्दों के चुनाव पर जोर देते हैं। किसकी अध्यापिका का अधिक ध्यान शुद्धता पर था? राजू की, मिनी की? मेरी ही तरह राजू की अध्यापिका का ध्यान भी भाषा की शुद्धता पर ही था। मैं इस बात की कद्र करता हूं कि आप खुद को राजू की शिक्षिका से जोड़ पाई। दोस्तों, क्या आप भी अपनी कक्षाओं में बच्चों के बोलते हुए ज्यादा ध्यान शुद्धता पर देते हैं? पर सोचने वाली बात यह है कि क्या शुरुआती कक्षाओं में बोलने के कौशल का उद्देश्य सिर्फ शुद्धता से बोलना है या सही ढंग से बोलना है? एनसीईआरटी के सीखने के प्रतिफल से जुड़े दस्तावेज के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए बच्चों का आत्मविश्वास से अपनी बात कहने, कविता कहानी आदि के बारे में प्रश्न पूछने, स्वतंत्र और सृजनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने और अपनी भाषा में बात कहने पर ध्यान देने को कहा गया है। पर बोलने से जुड़ी गतिविधियां करवाते हुए क्या हम बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति या खुलकर अपनी बात कहने के मौके देते हैं? मैं भाषा की दूसरी और तीसरी कक्षाओं में बच्चों को बोलने के मौके तो देती हूँ, पर मुझे लगता था कि बच्चों के ठीक बोलने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं बताती हूँ कि आज मेरी कक्षा में क्या हुआ था। मैंने तीसरी कक्षा के बच्चों से पूछा कि उन्हें शेखीबाज मक्खी पाठ में सबसे अच्छा पात्र कौन लगा और क्यों। इस कहानी में मक्खी अलग अलग जानवरों के पास जाकर उन्हें परेशान करती है और अपनी बड़ाई करती है। मुझे तो हाथी अच्छा लगा क्योंकि उसने मक्खी से बहस करने में बहस नहीं बहस होता है। ठीक से बोलो। क्योंकि उसने मक्खी से बहस करने में समय खराब नहीं किया। दीदी, मुझे तो लोमड़ी अच्छी। लोमड़ी क्या होता है आमना? लोमड़ी बोलो, बोलो भी। लोमड़ी क्यों अच्छी लगती है? मैं भूल गई दीदी कि मैं क्या बोलने वाली थी। आमना, कोई बात नहीं। लोमड़ी, आमना लोमड़ी बोलती है। आपकी गतिविधि को देखते हुए हम इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि कैसे एक पाठ को पढ़ाते हुए हम बोलने के कौशल से जुड़ी गतिविधि कर सकते हैं। पर आप खुद ही सोचिए, शिक्षक का बच्चों को बोलते हुए टोकने का उन पर क्या प्रभाव हो सकता है? जो विकल्प आपको सही लगते हैं उन पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। रोककर बच्चों को सही किए जाने से
वो कक्षा में मजाक के पात्र बन सकते हैं। बच्चे ढंग से बोलना सीखेंगे। बच्चों का आत्मविश्वास कम हो सकता है। बच्चे अगली बार बोलने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। बच्चों का बोलते हुए प्रभाव टूट सकता है। इन सभी के होने की संभावना है, पर गहराई से सोचूं तो अब मुझे दूसरा विकल्प इतना ठीक नहीं लगता। बिल्कुल सही। शुद्धता के साथ बोलना बोलने के कौशल का एक जरूरी हिस्सा है। पर टीचिंग स्पीकिंग फ्रॉम फ्लुएंसी टू एक्यूरेसी में हमने समझा कि सिर्फ सही भाषा का प्रयोग करने पर ध्यान देने से बोलने का प्रभाव टूटता है और हम बोलते हुए बहुत सचेत रहते हैं। आपके बच्चों की गलतियों को इस तरह उन्हें रोककर बोलने से वो कक्षा में मजाक का पात्र भी बन सकते हैं और मजाक उड़ाए जाने के डर से शायद वो अगली बार से बोले ही ना। हाँ, मैं आपकी ये बात समझती हूँ, लेकिन अगर बच्चों की गलतियों को उनके बोलते हुए ठीक नहीं करें और केवल उनके आत्मविश्वास और बोलने के प्रभाव पर ध्यान दें, तो वो सही भाषा कैसे सीखेंगे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वो होती है। मनीष जी, शायद शुरुआती कक्षाओं में यही सही रहेगा कि हम बच्चों को बोलने के अधिक से अधिक मौके दें और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने पर काम करें। एक बार जरा सोचिए कि बच्चों का बोलते हुए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को ये एहसास करवाना कि बोलते हुए गलती करना ठीक है। शिक्षक बच्चों की बात को सम्मान दे, न कि उनमें गलतियां ढूंढे। बच्चों की साझा की गई बातों को कक्षा में स्वीकृति मिले। कुछ इस तरह के विषयों पर बात की जाए जिसमें बच्चों को अपने विचार, अनुभव आदि साझा करने के मौके मिलें। मुझे तो ये सभी सही लगते हैं। बच्चों को बार बार ये एहसास दिलाया जा सकता है कि गलती करने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही हम ध्यान दे सकते हैं कि बच्चों की बातों को सराहें और उन्हें रोककर उनकी गलतियां ना ढूंढें। मेरे अनुसार थोड़ी बात इस बारे में भी कर लेनी चाहिए कि शुरुआती कक्षाओं में किस तरह की गतिविधियां करवाई जाएं, जिनसे बच्चों को कक्षा में बोलने और विचार साझा करने के अनुभव मिले। हाँ, बिल्कुल। चलिए हम पहले एक ऐसी गतिविधि की बात करें जिसमें पूरी कक्षा एक साथ शामिल हो सकती है। ये गतिविधि है दिखाओ और बताओ। इसमें कन्नू जी ने अपनी दूसरी कक्षा के बच्चों को अपने घर से किसी चीज को लाकर उसके बारे में बताने को कहा है। बच्चे सामने आकर अपनी लाई हुई चीज के बारे में बता रहे हैं। ये मेरे बड़े पापा की टोपी है। ये काले रंग की है। मेरे बड़े पापा इसे ठंड में पहनते हैं, पर एक बार जब वो गंजे हो गए थे तब भी उन्होंने ये बहुत दिनों तक पहनी थी। ये टोपी उनके लिए मेरी बड़ी मम्मी लाई थी। मैं भी खेलते हुए इसे कभी कभी पहन लेता हूँ। अभिनव, क्या ये टोपी पहनते हुए चुभती है? नहीं दीदी, ये तो बहुत मुलायम मुलायम है। मैं ये किताब लाई हूँ। इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। इसमें एक परी की कहानी भी है। मेरे पापा मुझे इससे कहानी पढ़कर सुनाते हैं। मैं भी इसे पढ़ती हूँ। प्रीति, तुम्हारे लिए किताब कौन लाया था? ये मेरी मौसी लाई थी। वो हमेशा मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाती हैं। प्रीति, इसमें और कौन कौन सी कहानियाँ हैं? आपके अनुसार
दिखाओ और बताओ गतिविधि के क्या फायदे हो सकते हैं। बच्चों को सबके सामने अपनी बात कहने का आत्मविश्वास मिलेगा। बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे। बच्चों को एक दूसरे की बात सुनने के मौके मिलेंगे। बच्चों को एक दूसरे से उनकी प्रस्तुति के बारे में प्रश्न पूछने के मौके मिलेंगे। मुझे तो ये गतिविधि शुरुआती भाषा की कक्षाओं के लिए बहुत अच्छी लगी। मेरे अनुसार सभी विकल्प सही हैं। इस गतिविधि में सभी बच्चे अपनी चीज के बारे में बात पाएं और बाकी साथियों की बात को ध्यान से सुनने के अवसर मिले। उन्होंने एक दूसरे से प्रश्न भी पूछे, जो बोलने के कौशल का एक मुख्य भाग है। जी हाँ रेनू जी, यहाँ तो बच्चों ने अपनी मनपसंद चीज के बारे में प्रस्तुत किया, पर साहित्य में हमने पाया कि इस गतिविधि के दौरान बच्चे कई बार कुछ अनुपयुक्त या महंगी चीजें भी ले आते हैं। इसलिए आप चाहें तो बच्चों को कुछ खास वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं जिन पर वो प्रस्तुत करें। ये कोई फूल हो सकता है या कोई फल, कोई चित्र, कोई किताब या अपना मनपसंद कपड़ा। दोस्तों, आप भी अपनी कक्षा में इस गतिविधि को करवा कर देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ कोर्स के डिस्कशन बोर्ड पर साझा कीजिए। आप कृष्ण कुमार जी की किताब बच्चे की भाषा और अध्यापक में बोलने के कौशल से जुड़ी ऐसी बहुत सी गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं जिसमें पूरी कक्षा एक साथ शामिल हो। तो हम ऐसी गतिविधि के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनमें बच्चों को समूह में एक दूसरे से अपनी बात कहने और अपने साथियों की बात सुनने का मौका मिले। बच्चों को समूह में बातचीत करने के मौके देने से उनके बोलने के कौशल का विकास कैसे होगा? आपके क्या विचार हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अपना जवाब साझा करने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को बारी बारी अपनी बात कहने का अभ्यास होगा। बच्चों को एक दूसरे को समझने के मौके मिलेंगे। बच्चों को अपने साथी की बात सुनकर उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देने का अभ्यास होगा। बच्चों को एक दूसरे से प्रश्न करने का अभ्यास होगा। मेरे हिसाब से पहला, तीसरा और चौथा विकल्प ये दिखाता है कि समूह में बातचीत करने से बच्चों के बोलने का कौशल कैसे बढ़ेगा, जबकि दूसरा विकल्प भी समूह में बातचीत करने का एक फायदा है, पर वो बोलने के कौशल से जुड़ा नहीं है। जेसी रिचर्ड्स अपनी किताब टीचिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग थ्योरी टू प्रैक्टिस में अपनी बात कहना, एक दूसरे से सवाल पूछना, साथी की बात सुनकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देना आदि को बोलने के कौशल के जरूरी अंग बताते हैं। बच्चे सामूहिक गतिविधियों में बातचीत करते हुए बोलने के ये अंग सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए समूह में बातचीत की इस गतिविधि पर नजर डालते हैं। मुझे एक गतिविधि याद है जो मैंने कक्षा तीसरी में एलेना जी को करवाते देखा था। इसमें बच्चों को एक स्थिति दी गई थी जिसमें बच्चे एक दूसरे से साझा कर रहे थे कि उस स्थिति में वो क्या करते। बाकी बच्चे भी सवाल पूछ सकते थे। एलेना जी घूम घूम कर अलग अलग समूह में जाकर उनकी बातें सुन रही थी। अगर तुम्हें एक पेड़ पर फंसी बिल्ली दिखती तो उसे कैसे उतारते? अपने समूह में बातचीत करने के बाद कोई एक बच्चा बता सकता है कि आपने क्या क्या बातचीत की। अरे हम तो बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? पेड़ तो बहुत ऊंचा है ना। लालू, मैं तो अपने पापा को जाकर बताती, वो उसकी मदद करते। मैं तो अपने घर से सीढ़ी लेकर आती और उस पर चढ़ जाती, बिल्ली को उतार लेती।
अरे राधा, इतनी भारी सीढ़ी तुम कैसे उठाती? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरी दादी ले आती सीढ़ी तो। मैं तो एक चूहा पकड़ कर लाती और बिल्ली को खाने का लालच देती। वो खुद ही कूद कर नीचे आ जाती। हाँ, ये तो मजेदार गतिविधि है। बच्चे अपने तर्क और कल्पना का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इस समूह में बातचीत के लिए चित्रों का सहारा भी तो ले सकते हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने अपनी किताब बच्चों की भाषा और अध्यापक में बच्चों की बातचीत को प्रोत्साहन देने के लिए चित्रों पर बातचीत के बारे में बताया है। बच्चों को अखबारों से या पुरानी किताबों से कुछ तस्वीरें दे सकते हैं और कुछ सवाल देकर उनकी बातचीत को दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिया गया है। जरा सोचिए, आप इससे जुड़े किस तरह के सवाल बच्चों से पूछेंगे। आप चाहें तो इन सवालों की एक सूची भी बना सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला बटन दबाएं। बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि चित्र में क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है। बच्चे अपने साथियों के साथ मिलकर कहानी भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी की रिमझिम की किताब में दी गई ये गतिविधियां बच्चों को आपस में बातचीत कर एक कहानी को तैयार करने में मदद कर सकती है। ये भाग यहाँ खत्म हुआ। एक बार दोहरा लेते हैं कि इस भाग में हमने क्या समझा। हमने जाना कि धारा प्रवाहिता और शुद्धता बोलने के कौशल के मुख्य अंग हैं। हमने इस बात पर चर्चा की कि प्राथमिक स्तर पर शुद्धता पर अधिक जोर डालने से बच्चे शायद बोलने के लिए प्रोत्साहित न हों। हमने समझा कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मौके देने के लिए हम किस किस तरह की गतिविधियां करा सकते हैं। हमने ये भी बात की कि कैसे समूह में बातचीत के मौके देने से बच्चे बारी बारी बात करना, सोच समझकर प्रतिक्रिया आदि देना सीख सकते हैं। ये तो बात रही शुरुआती कक्षाओं की, पर जब हम चौथी या पांचवी के बच्चों को सब